आपके साथ हितेंद्र। महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हाथरस कांड की जांच सीबीआई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम ऑफिस की तरफ से यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने यह कहा है कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। उन्होंने यह कहा है कि हमारी दीदी को न्याय मिलना चाहिए। परिवार का कहना है कि हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। पीड़िता के भाई ने यह कहा है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जितनी चाहे उतनी जांच होती रहे, हमें डीएम से शिकायत है। हम खुश तभी होंगे जब हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारी बहन का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों किया गया। बदली परिस्थितियों में पारिस्थितिकी और आर्थिकी को साथ जोड़कर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तराखंड में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देकर सरकार भी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में 3.5 से 6,000 फीट की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में अखरोट की 15 ऐसी प्रजातियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, जो 3 साल में ही फल देने लगती हैं। 6वें साल से इनसे प्रति पेड़ 25 किलोग्राम से भी ज्यादा अखरोट की पैदावार मिलेगी। और अखरोट की इन प्रजातियों के लिए पौध की दिक्कत ना हो, इसके लिए उद्यान महकमा टिहरी जिले के अंतर्गत मगरा में अखरोट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी वहां पर तैयार करने जा रहा है। और इसके अलावा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की उत्तराखंड में चल रही वन संसाधन प्रबंधन परियोजना में भी अखरोट को आजीविका के बड़े स्रोत के तौर पर शामिल किया गया है। इन कोशिशों के फलीभूत होने पर उत्तराखंड भी निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर की भांति अखरोट उत्पादन के बड़े हब के रूप में उभरेगा। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पंजाब सिंध क्षेत्र स्कूल के बाहर एआरटीयू के खिलाफ चल रहा संजीव चौहान का आमरण अनशन समाप्त हो गया है। दरअसल एआरटीयू अरविंद पांडे 11 दिन बाद आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने संजीव चौहान की मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अपने हाथ से जूस पिलाकर संजीव चौहान का अनशन समाप्त करवाया गया। मौके पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर खुशी जताई है। अच्छा फील हो रहा है और मैं धरने पे आने वाले सभी जो मेरे मित्र थे, जो मेरा समर्थन करते थे, और एक संकुद्घोष फाउंडेशन, मैं उसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज मेरा अनशन एआरटीयू ऋषिकेश द्वारा तुड़वा दिया गया। बिंदुओं का मांग पत्र है वो आया है, उसमें इन्होंने 2 बिंदुओं पे जांच की बात करी है और 2 बिंदुओं पर व्यवस्था सुधारने की बात की। तो जो 2 बिंदु व्यवस्था सुधारने वाला है वो तत्काल किए जाएंगे, जो जांच वाला है जो मेरे स्तर का होगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जो शासन या परिवहन आयुक्त लेवल का होगा वो उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एक है कि कोई वहाँ अनधिकृत व्यक्ति न रहे, किसी को कोई असुविधा ना हो, पूछताछ का हालांकि हम आके काउंटर बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन इनका है कि शायद पूर्व में नहीं रहा होगा या जो। अनलॉक 5 में बुकिंग शुरू होने के साथ ही दून के फूल व्यापारियों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान लौटने लगी है। अधिकांश के पास शादियों और अन्य आयोजन के लिए फूल की मांग शुरू हो चुकी है। कई व्यक्तियों ने एडवांस बुकिंग भी दी है। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले शादी के सीजन में व्यापार पटरी पर दौड़ेगा। और मार्च में कोरोना के चलते लॉकडाउन से हर क्षेत्र प्रभावित रहा है, लेकिन अब अनलॉक 5 के बाद प्रशासन ने शादी समारोह और धार्मिक आयोजन के लिए 200 व्यक्तियों की अनुमति दी है, जिसके बाद इनसे जुड़े फूल कारोबारी भी अब कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। और इस महीने दशहरा, दुर्गा पूजा के साथ ही अगले महीने दिवाली और शादी का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लोग इन दिनों दुकान पर पहुंचकर फूल के दाम पूछ रहे हैं। और खास बात यह है कि अधिकांश लोग जेरबेरा, रोज और लिली की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गेंदा 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी और निजी अस्पतालों में
वहां पर निकल रहे बायो मेडिकल वेस्ट के अपने शहर में ही निस्तारण का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम इसके लिए शहर में प्लांट लगाने जा रहा है और कोरोना काल के चलते इसकी डीपीआर फंसी हुई थी और जो अब बनकर के तैयार हो चुकी है। नगर निगम ने इसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में देहरादून जिले के 97 बड़े अस्पतालों का चिकित्सीय कचरा सड़क पर ही डंप किया जा रहा है और इसमें 45 अस्पताल तो शहरी क्षेत्र में हैं और इसके अलावा छोटे बड़े ऐसे दर्जनों नर्सिंग होम और क्लिनिक हैं जो अपने कचरे को नगर निगम के कूड़ेदान में ही डंप कर रही हैं। इससे बचने के लिए 10 जनवरी को निगम की बोर्ड बैठक में बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। तय हुआ था कि ये पीपीपी मोड में बनेगा और निगम को स्वच्छता रैंकिंग में भी लाभ मिलेगा। अभी अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू हुए 2 दिन भी नहीं गुजरे कि रोडवेज का टिकट सर्वर शुक्रवार सुबह फेल हो गया। करीब 7 घंटे सर्वर फेल होने से परिवहन निगम को परिवहन की जो पूरी सेवा है वो पटरी से उतर गई और बसों में ई टिकट मशीनें तैयार नहीं हो पाई। इस कारण ऑनलाइन टिकट की बुकिंग पूरे दिन ठप पड़ी रही और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देहरादून ISBT से बसें निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से रवाना हुई और इससे दिल्ली जाने वाली 4 बसों की कटौती करनी पड़ी। सुबह 5:30 बजे दिल्ली जाने वाली पहली बस सुबह 11 बजे रवाना हो पाई और बताया जा रहा है कि सर्वर बुधवार से दिक्कत कर रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह ये पूरी तरह से दगा दे गया और रोडवेज ने दिल्ली मार्ग पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा जो है वो शुरू की और इसमें यात्री घर पर बैठे टिकट बुक करा देते हैं और ऐसे में सर्वर फेल होने से सैकड़ों यात्री ऑनलाइन सीट बुक नहीं करवा सके और इसके अलावा टिकट मशीनें भी बस जाने से पहले ऑनलाइन ही तैयार की जाती हैं और मोबाइल के जरिए चलाया इंटरनेट सर्वर के साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड व्यवस्था फेल होने से ISBT पर परिचालकों और चालकों के मोबाइल फोन से इंटरनेट को जोड़ा गया। हाथरस में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक शनिवार को हाथरस पहुंचे और अवनीश अवस्थी और DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। घर में जमीन पर बैठकर परिवार वालों की बातें सुनी और दोनों अधिकारियों ने परिवार की बातों को कागज पर लिखा। परिवार ने अधिकारियों से सवाल किया जिसका अधिकारियों ने जवाब दिया और ये दोनों अधिकारी हाथरस से लौटकर पूरी घटना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने की बात इन्होंने कही। शादी के एक दिन पहले घर से चले जाने से पूरे परिवार में गम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक एक लड़की के घर से चले जाने से 3 लड़कियों की बारात नहीं आई। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर का है, जहां पर परिवार अपनी इज्जत की आबरू की दुहाई लगा रहा है। बता दें कि महाराणा प्रताप के वंशज के परिवार में शनिवार को 4 लड़कियों की शादी थी, जिसमें से एक लड़की घर से चली गई, जिसके बाद 4 लड़कियों के ससुराल वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया और वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी लड़की बाजार में सामान खरीदने गई थी, जिसे एक रिश्तेदार ने कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेटी का अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत भगवानपुर थाने में दी गई। वहीं पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। आज की बारात थी इसकी, मेरी बुब्बो थी शादी को। 5 लड़कियों की शादी थी, 500 में तो एक को लेके उठा गए, 4 रह गई यहाँ। 4 में तो मैं भी उनकी भी शादी रुक गई, मेरी भी रुक गई। बारात वाले ने मना कर दी, इकट्ठी बारात आवेगी जब फेरे लगेगी, सबने मना कर दी। थाने में भी गए, सैनपुर के थाने वालों ने भी मना कर दी, भगवानपुर थाने वालों ने क्या बोला? मना कर दी उन्होंने भी, सबने मना कर दिया। बारात कहाँ से आनी थी? मुजफ्फरनगर से। कितनी लड़कियों की शादी थी? 5 की। कृषि कानूनों को लेकर जगह जगह किसानों के धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं सितारगंज के किसान और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग के साथ ही उत्तराखंड सरकार को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र उपजिला अधिकारी को सौंपा है और किसानों के खेत में मौजूद धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी किसान अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज इस मामले को जो 3 अध्यादेश जो कानून बना रखा है, ये काला कानून है। वास्तव में अपनी जो जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी हर सरकार की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। आज उससे हट रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। उन्होंने क्या नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, 2022 में आपकी किसानी की दुनियाई करेंगे। आज हमें अपने भुगतान के लिए लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में जाके भुगतान, चाहे गेहूं का हो, गन्ने का हो, और ये हाल है सरकार के। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, जो भी इसमें धान तुलाई चली है, मैं अभी उन लोगों के सामने भी कहूँगा कि आप लोग सजग रहिए। किसान लोग अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते अनलॉक 5 की घोषणा के बाद अब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं में भारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में करीब 1800 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं और वहीं शनिवार को भी बद्रीनाथ धाम में काफी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार हजारों में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं और बता दें कि कोरोना काल के चलते इस साल यात्रा बिल्कुल ठप थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वर्तमान समय में यात्रा में बहुत इजाफा हुआ है। लगभग 1850 यात्री कल यानी 2 अक्टूबर को बद्रिकाश्रम आए, दर्शन लाभ किया। जैसे ही लॉकडाउन में ढील हुई है और नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है, लोगों का रुझान बद्रीनाथ की ओर पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पे होटल खुल गए हैं, यहाँ पे दुकानें खुल गई हैं और यहाँ पे मंदिर भरा हुआ है। तथापि यात्री स्वयं में और प्रशासन द्वारा भी डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के जो लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हम देना चाहते हैं कि मौसम सुंदर है और गाइडलाइन के तहत आ जाइए। अभी लगभग 15-16 तक कपाट खुले ही हैं और दर्शन लाभ हो रहा है। वहीं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस कॉलेज में छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें कई गलतियां सामने आई हैं। सबसे पहले दर्जनों छात्रों को परीक्षाओं में अनुपस्थित दिखाया गया है। कई छात्रों को 80 में से 85 नंबर दिए गए हैं। यही नहीं, दर्जनों छात्रों को कई विषयों में फेल भी किया गया है। बड़ी खामी सामने आने के बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव कर मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और इस दौरान प्रिंसिपल छात्रों की मांग को अनसुना करते हुए दिखाई दी, जिससे छात्रों का पारा और भी चढ़ गया और उन्होंने परिसर में नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और छात्रों ने यह आरोप भी लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही से छात्रों का भविष्य आधार में लटक गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर से पीजी कॉलेज से हूँ। मेरा पेपर हालांकि बहुत अच्छे गए थे, पर इन्होंने मेरे को 5 सब्जेक्ट में फेल कराया। सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास कराया, उसमें 40 नंबर है मेरे, और बाकी सारे सब्जेक्ट में इन्होंने मुझे फेल कराया। इसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और भी गर्ल्स में और भी फ्रेंड्स हैं मेरी, उन लोगों को भी 2-2, 3-3, 1-1 नंबर से कराया। अगर कॉपी रीचेक करवाई जाए ना तो उसमें ज़्यादा ही नंबर आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था और इन लोगों ने मुझे फेल कराया। बहुत कम नंबर है मेरे, बैक भी नहीं लगाई, बिल्कुल डायरेक्ट फेल कराया इन लोगों ने। फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, वो एक तो पहली बात तो 80 में से 85 नंबर दे रखे हैं किसी को जो नंबर हैं वो दे ही नहीं रखे हैं। दूसरी बात, तुम रिजल्ट इतना लेट दे रहे हो। बच्चा अगर बीएससी छोड़ के कहीं और भी जाए तो जाए कहाँ? बच्चा कहीं और एडमिशन ले, इतनी लेट रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे को। फिर उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम में फेल दिखा रहे हैं फर्स्ट सेम के रिजल्ट के बाद, और बोल रहे हैं कि सेकंड सेम का तुम्हारा फर्स्ट सेम से हो गया। जी, मैंने अभी परीक्षा नियंत्रक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से बातचीत की है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि छात्रों ने जो भी समस्याएं अपनी बताई हैं मार्कशीट से में गड़बड़ियों से रिलेटेड, उसका जल्दी निस्तारण किया जाएगा और देखा जाएगा। जिन बच्चों को अपने कम मार्क्स की शिकायत है तो उसके लिए वो स्क्रूटनी करवा सकते हैं, और बाकी अगर किन्हीं के अनुपस्थित दिखाया गया है तो उसका भी चेक कर लिया जाएगा और जल्दी ही मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है।
सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी उनके द्वारा ये बताया गया कि सॉफ्टवेयर में जो भी गड़बड़ियां हैं उनका जल्दी ही समाधान कर लिया जाए। नहीं, खिलवाड़ नहीं है, ये कुछ थोड़ी बहुत जो त्रुटियां हैं। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगरा में भी हाथरस कांड को लेकर के सफाई कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने के वाल्मीकि समाज के फैसले के विरोध में सफाई कर्मचारी सड़क पर उतर गए और इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जमकर पथराव और लाठीचार्ज किया। एसपी सिटी बोत्रे रोहन ने पथराव करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात वहां पर किया गया। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। हमारी साइबर टीम्स भी लगातार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ आपत्तिजनक अगर कोई व्यक्ति कुछ पोस्ट डालता है तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही में बहुत सारे एरियाज़ में ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से ऋषिकेश में कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर से नशे के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया है और प्रतिबंधित क्षेत्र में होटलों के अंदर बैठकर शराब पिला रहे 2 रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को भी पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 480 ग्राम चरस बरामद की है और पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है और तस्कर की पहचान अंकित शर्मा निवासी ज्वालापुर हरिद्वार के रूप में हुई है। वहीं तस्करी में प्रयोग की गई एक बाइक को भी सीज किया गया है। तो ये फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बिहार के चंपारण की धरती से चुनावी शंखनाद किया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रही हैं। लोग सावधान रहें और सही फैसला लें। कांग्रेस की हर नीति में जनता की भागीदारी होती थी, आज चंद लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस ने वंचित समाज, दलितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को मजबूत बनाने के लिए जितने भी कानून बनाए उन्हें कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष शुक्रवार को चंपारण में आयोजित गांधी चेतना रैली को संबोधित कर रही थी और इस वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने चंपारण में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां
उपस्थित लोगों के साथ पटना में पार्टी के जुड़ने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा के साथ सूचना का अधिकार कानून बनाया। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में कितने गरीब भूखमरी के शिकार हो जाते। सूचना के अधिकार को इतना कमजोर कर दिया गया है कि आप सवाल पूछते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। रोजगार देने वाली संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। पंजाब में बदमाशों के हौसले कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां आए दिन चोरी, लूट और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं, एक ऐसा ही ताजा मामला मलोट से सामने आया है, जहां पर एक सरकारी स्कूल के मुलाजिम की तरफ से एक घर पर गोली चलाने के बाद एक बर्तन स्टोर में फायरिंग की गई और इस दौरान 2 महिलाओं समेत 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन इस बीच आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया है और वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ? यूपी के एटा में 2 दलित नाबालिग 2 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। बच्चियों के गायब होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चियों के परिजनों ने भी पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस दलित बच्चियों को खोजने में फेल साबित हो रही है, जिससे एक बच्ची हाथरस की रहने वाली बताई जा रही है। हाथरस की घटना के बाद भी एटा पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया, जबकि बच्ची अपनी ननिहाल में घूमने आई थी और जो एटा से गायब हो गई। बच्चियों की उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पूरी घटना थाना कोतवाली मिरहची इलाके की है, जहां से बच्चियां गायब हुई। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बन गई है। सूत्रों ने यह बताया है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और राजद अपने कोटे से मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को सीट देगी और माना जा रहा है कि साहनी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक वाम दलों को 29 सीटें दी गई हैं और सीटों के बंटवारे पर यह सहमति पहले चरण के नामांकन के दूसरे दिन बनी है। हालांकि इसका आधिकारिक और औपचारिक ऐलान आज किया गया है और राज्य में पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होना है। 3 और 7 नवंबर को दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होना है। 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी और पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुका है। यह 8 अक्टूबर तक चलेगा। यूपी के देवरिया में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में साइबर सेल का एक गुडवर्क साझा किया है और बताया गया है कि गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में 108 आवेदनकर्ताओं के 108 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, बरामद करके लोगों को सुपुर्द किए गए हैं। वहीं साइबर सेल के माध्यम से 6 लोगों के खाते से अवैध तरीके से निकाले गए 2,24,455 रुपए उनके खाते में वापस किए गए। साइबर सेल देवरिया ने 108 विभिन्न ब्रांड के जो मोबाइल विभिन्न व्यक्तियों के गुम हुए थे उसे बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस मोबाइल की जो कीमत है वो करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा साइबर सेल ने लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास जिनके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए थे वो रुपए भी इन्होंने 8 लोगों का वापस कराने में सफलता प्राप्त की है।
इनके इस अच्छे कार्य के लिए जहां यहाँ उपस्थित सभी 108 व्यक्तियों ने इनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, वहां इनके इस सुकृत के लिए मैंने 5,000 रुपये नगद पारितोषिक देने की घोषणा की है। साथ ही इनसे ये भी उम्मीद की गई है कि भविष्य में इस तरह के और भी लोगों के जो मोबाइल गुम हुए हैं या जो बैंक से पैसे कट जा रहे हैं या फ्रॉड करके लोग ले रहे हैं, उनको वापस कराने में ये और पूर्ण मनोयोग के साथ काम। केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू करके 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव विश्वास मेहता ने देर रात जारी आदेश में यह कहा है कि जनसभाओं ने संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ा दिया है और ये आदेश 3 अक्टूबर से सुबह 9 बजे लागू होगा और 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। आदेश में यह कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जनसभाओं से संक्रमण के बेहद तेजी से फैलने का खतरा है, इसलिए 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधान लागू किए जाएंगे। कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली में 2,920 पॉजिटिव केस सामने आए और 56,258 टेस्ट किए गए थे। पॉजिटिविटी रेट अब कम होकर 5.19% हो गया है और 37 मौतों के साथ अब डेथ रेट 1.9% हो गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कल 2920 पॉजिटिव केस मिले और 56,258 टेस्ट किए गए थे। जो पॉजिटिविटी रेट है थोड़ा कम होकर अब वो 5.19 आ गया है और 37 डेथ थी। जो डेथ रेशो है वो भी 1.9% के चल रही है। सर, देश में इस वक्त आज जो आंकड़ा है मरने वालों की वो 1 लाख को पार कर गया है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो महाराष्ट्र का है, दिल्ली का भी है, लेकिन शुरुआती दौर में जो पायदान दिख रहा था अब दिल्ली नीचे आया है। अब आने वाले टाइम को कैसे देखते हैं? देखिए, एक समय में दिल्ली 2nd नंबर पे चल रहा था, अब दिल्ली 6ठे नंबर पर है और मान के चलते हैं कि दिल्ली के अंदर अब काफ़ी चीज़ें स्टेबलाइज हो चुकी हैं और 1 लाख का जो मार्क है बहुत ही दुखद है इसकी। परंतु मैं तो कहूँगा, देखो बहुत खतरनाक बीमारी है, बच के रहना चाहिए, मास्क जरूर लगाना चाहिए। अवैध रेत उत्खनन को लेकर के आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने रायपुर में भूख हड़ताल की है और रायपुर में बढ़ते प्रदूषण के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके और हवा में घुलने वाली जहर की तादाद कुछ कम हो सके। इसी के चलते एनजीटी की तरफ से 16 जून से 30 अक्टूबर तक सभी तरह के उत्खनन पर सख्ती से रोक लगाई गई थी, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवैध रेत खनन का काम किया जा रहा है और धड़ल्ले से ओवरलोड के साथ परिवहन भी इसे किया जा रहा है। इससे नाराज होकर के आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई राज्य के कई स्थानों पर अवैध रेत उत्खनन को लेकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली गई है और अपना विरोध दर्ज करवाया गया। उत्तराखंड सरकार ने राफ्टिंग के साथ ही तमाम साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सशर्त मंजूरी दे दी है। लिहाजा अब एशिया का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला मोहन चट्टी का जंप इन हाइट भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और ऐसे में बंजी जंपिंग के शौकीन अब राज्य में आकर के इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और बता दें कि यमकेश्वर के मोहन चट्टी में करीब 7 महीने के बाद ये जंप इन हाइट पर अब पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं, जिससे इसका संचालन करने वाले तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है और साथ ही उन्होंने अब पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद भी जाहिर की है। आज जंपिंग हाइट दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक उत्तराखंड में बंजी जंप, फ्लाइंग फॉक्स और स्विंग का आनंद उठा सकेंगे। इसको कोविड के कारण 7 महीने के लिए बंद करना पड़ा, परंतु सरकार के आदेश के बाद इसको सुरक्षा मानकों के अनुसार दोबारा से खोल दिया गया है। आज पहला दिन है
और हमारे पास 3-4 पर्यटक। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री क्रिश्चियन से ने यह कहा है कि विकासशील देशों में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहिंसा की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री क्रिश्चियन से ने शुक्रवार को मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार के साथ महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के समापन समारोह के मौके पर भारतीय दूतावास में 8 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद कहा, भारत ने एहसास कराया है कि बदलाव संभव है। तापीय ऊर्जा से सौर ऊर्जा की ओर शिफ्ट होना बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें आगे बढ़ते हुए इसे वास्तविक धरातल पर उतारने का प्रयास करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मेडागास्कर में सभी दूतावास और ये देश स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में ये कहा है कि विकासशील देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा महत्वपूर्ण कुंजी है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में भी अहिंसा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया के लिए ये एक मॉडल है। उन्होंने भारतीय दूतावास परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजदूत अभय कुमार और उनकी टीम को बधाई दी है। हिमाचल के शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इसमें 8 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली में 80 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया। राज्य के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और इस कार्यक्रम का आयोजन शिमला नगर निगम, HSTPA और इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज द्वारा किया गया। शिमला जैसे जो है वो हिल स्टेशन पर, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ का पर्यावरण जो है वो बहुत सुंदर और स्वच्छ रहेगा, जिसके कारण पर्टिकुलरली जो है वो नॉर्थ इंडिया का जो पर्यावरण है वो भी जो है वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइकिलिंग जो है वो ज़्यादा प्रमोट हो, इसके लिए जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं थ्रू इंडिया, उसमें इसके लिए जो है वो विशेष प्रावधान रखने की बात की गई है। इसी दृष्टि से शिमला में भी कुछ ट्रैक्स जो हैं वो साइकिलिंग के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हैं वो चलाए जाएंगे। तो और ये प्रमोट करने के लिए कि शिमला के लोग जो हैं प्रमोट हों। और कोविड की स्थिति में आपने देखा होगा ये जो सारे रोड हैं इनमें जो है वो बहुत लोग जो हैं वो। वहीं श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक NGO की तरफ से एक कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिला ड्राइवरों से जुड़े मिथकों का पर्दाफाश किया गया। एक प्रतिभागी ने कहा कि अगर हम घरों और कार्यालयों को चला सकते हैं तो हम कार क्यों नहीं चला सकते। लोगों को सड़क पर महिला ड्राइवरों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। कि ये अच्छी गाड़ियां नहीं चलाती हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लोग इनको टीज़ करते हैं औरतों को कि आप लोग अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकती।
लेकिन जब हम घर चला सकते हैं, हम ऑफिस चला सकते हैं, तो हम गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? सो दिस रैली इज़ टू शो देम दैट वी शुड रिस्पेक्ट अ वुमन ड्राइवर। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अवेयरनेस अमंग द मासेस, और इससे हमारी फीमेल ड्राइवर्स को भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी और एक विमेन एम्पावरमेंट का एक सोर्स है। विशाखापट्टनम नगर निगम ने 2 भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टरों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है विशाखापट्टनम में, और इसके आसपास ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर सीडिंग की जाएगी। दोनों हेलीकॉप्टरों द्वारा 1 लाख सीड बॉल्स की एरियल सीडिंग की जाएगी। बच्चे देश का भविष्य हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पोषण को सुनिश्चित करें। ये कहना है गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि उन्हें भरपूर पोषण दिया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि हैप्पीनेस पोषण किट्स को राज्य के सीताफल मंडी सरकारी प्राइमरी स्कूल में बांटा गया है, और इस दौरान रेड्डी ने यह कहा है कि भारत सरकार ने समाज के गरीब और वंचित बच्चों की मदद के लिए 1 महीने तक चलने वाले पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत की है, और कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर हमने गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को पौष्टिक भोजन से अवगत कराने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम दलों और गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों को शामिल करना चाहेंगे। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने का असर दिल्ली में दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। इस पर पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने प्रतिक्रिया दी है कि पिछले 1 हफ्ते से जो AQI इंडेक्स का जो एवरेज है वो लगभग 180 तक पहुंच गया है, और कहा जाता है कि कल के बाद स्थिति जो है दिल्ली में और ख़राब होने वाली है, क्योंकि जो रिडक्शन इन ओवरऑल टेम्परेचर है, विंड स्पीड में कमी आई है, ठंडी का मौसम मानसून ख़त्म हुआ है, इसके कारण गया में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 29 सितंबर की रात की बताई जा रही है। पीड़िता सहेली के जन्मदिन की पार्टी में गई थी और वहीं 5 लोगों ने पीड़िता को घर से बाहर ले जाकर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और झाड़ी में फेंक दिया। इधर कई घंटे के बाद भी छात्रा के घर नहीं लौटने पर जब परिजनों ने खोजबीन की तो पीड़िता झाड़ी में बेसुध अवस्था में मिली। परिजन पीड़िता को घर लेकर के गए और होश आने के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। इसके उलट पुलिस का कहना है कि जो बातें परिवार ने FIR में लिखी हैं वो तथ्यों से मेल नहीं खाती। एलिज किया जा रहा है कि उसके साथ जो है कुछ लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसने घर वापस आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं वो फैक्ट्स जो हैं इस कथन से बहुत वेरीफाई नहीं करते हैं। तो अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें यही है कि मृतका घर से निकली, क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे, कोई वो नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। इतना तो स्पष्ट है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली है, लेकिन 3:30 से लेकर 5:30 के बीच में क्या घटना हुई इस संबंध में हम लोग अभी जो है अनुसंधान कर रहे हैं। और मृतका का जो अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से वो भी जल्दी देने के लिए, लेकिन अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आलोक में जो FIR में बातें हैं वो हाथरस कांड का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और वहीं प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं लोगों की। जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप चौधरी ने कहा है कि हाथरस केस में ज्यादा पॉलिटिक्सबाजी की जा रही है। प्रदीप चौधरी के अन्य संगठनों पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने यह कहा है कि जो संगठन हाथरस केस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदीप चौधरी ने भी सभी संगठनों को भेड़ चाल में चलने वाले बताया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स करी जा रही है। अगर हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि जहाँ मतलब भेड़ चाल है, जिधर कोई मतलब एक जना भागता है सब भागते हैं, उस चीज़ को पहलू को कोई नहीं देखता क्या हुआ कैसे हुआ। अगर उनके केस में कोई कार्रवाई ना हो तो अब आप सरकार को कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। अगर उनके खिलाफ पुलिस अगर सहयोग ना करे तब आप कह सकते हैं कि उसमें कोई सहयोग नहीं हो रहा। अपनी बात बना रहे हैं, जाति मुद्दा बना रहे हैं, बात को गलत दिशा में ले आके भ्रमित कर रहे हैं। शासन प्रशासन में वो चाहते हैं कि उनकी सरकार आगे आए, मुद्दा बना रहे हैं।
तो ये मुद्दा गलत है। इस समय कोरोना काल की महामारी है, इसमें आसपास तो ये मुद्दे बनाने भी नहीं चाहिए। इन्हें तो आपस में बिठा के इस सामने अगर कार्रवाई ना हो तब कहना चाहिए। यूपी के फर्रुखाबाद में पत्रकारों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हाथरस में महिला पत्रकार के साथ अभद्रता के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। जिले के पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बता दें कि उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं, जिनको लेकर के पत्रकारों में आक्रोश है। बॉलीवुड में ड्रग्स चट केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज को धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे क्षितिज रवि प्रसाद को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने क्षितिज को 6 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि क्षितिज को कुछ और दिनों के लिए एनसीबी रिमांड में भेजा जा सकता है। एनसीबी ने क्षितिज को पिछले शनिवार यानी कि 26 सितंबर को 24 घंटे से ज़्यादा लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था और उसके बाद उन्हें कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया था। फिल्ममेकर प्रखर जौहर ने गांधी जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर बी टाउन की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। करण जौहर ने अपने ट्विटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नोट शेयर किया है। गांधी जयंती के अवसर पर फिल्म निर्माता करण ने शेयर किया है कि फिल्म बिरादरी की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की विशेष योजना है और वो भारत की वीरता, मूल्यों और संस्कृति के बारे में प्रेरक कंटेंट बनाने जा रहे हैं। करण ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि गांधी जयंती के अवसर पर रचनात्मक प्रेरणा देने वाले कंटेंट के निर्माण के लिए सभी एक साथ आए हैं। और इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है। इसमें यह लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने महान राष्ट्र की कहानियों को बताने के लिए उत्सुक हैं। यूपी में गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बसारतपुर मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने जन स्नैचिंग के दौरान महिला और उसकी बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। और मामला बीते 20 सितंबर का है। मामले में पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में प्रभारी स्वाट और थाना प्रभारी शाहपुर द्वारा मुखबिर की सूचना आरोपियों की गिरफ्तारी कई स्थानों से की गई है और लूट के दौरान महिला और उसकी बेटी के विरोध किए जाने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। पुलिस ने इस घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी हुई चैन और कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। चैन स्नैचिंग करते हुए चैन स्नैचिंग करने के लिए घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने 12 दिन पहले एक चैन स्नैचिंग और की थी थाना तिवारीपुर में इस घटना से पहले। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चली आ रही माथापच्ची लगभग दूर हो गई है। एनडीए आज जिस तरीके से यह बात कही जा रही थी कि आज शाम तक घोषणा की जा सकती है, लेकिन फिर भी घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले पटना में 2 दिन और फिर दिल्ली में एनडीए और सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी विचार विमर्श किया गया और अब तक सभी संभावनाओं के बीच ये कहा जा रहा है कि एलजेपी की तरफ से बगावती सुर जो हैं वो दिखाए जा रहे थे, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि एलजेपी को मना लिया गया है और जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के एम्स की सबसे अहम फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मनसिंधे ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपनी क्लाइंट रिया की बात को दोहराते हुए कहा है कि सत्यमेव जयते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे समय में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जब वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अगले महीने की 3 तारीख को मतदान होना है। ट्रंप के संक्रमित होने से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इससे राष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति के पास चुनावों को टालने की वैधानिक शक्ति नहीं है और ये बहुत जटिल परिदृश्य है जिस पर संसद ही कुछ कर सकती है। पंजाब में बदमाशों के हौसले कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर आए दिन चोरी, लूट और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला मलोट से सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल के मुलाजिम की तरफ से एक घर में गोली चलाने के बाद एक बर्तन स्टोर में फायरिंग की गई है। ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਹੋ गई है। उस उत्तर प्रदेश में ठगी के मामले थमने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक ऐसा ही ताजा मामला बांदा से सामने आया है, जहां पर कई महिलाएं एक प्राइवेट कंपनी का शिकार हुई हैं। दरअसल एक फर्जी कंपनी को चलाने वाले लोग बांदा और कानपुर से जुड़े होने का दावा कर रहे थे, जिसके बाद ठगी का शिकार हुई आधा दर्जन महिलाएं कोतवाली पहुंची, जहां पर फर्जी कंपनी चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं महिलाओं का कहना है कि 3 साल पहले बांदा के रहने वाले 2 लोगों ने लॉकेट भारती नामक कंपनी की जानकारी दी, जिसके बाद सभी महिलाएं एक निजामी टेंट में मीटिंग में गई और वहां से आने के बाद महिलाओं ने 1000-2000 की आरडी पासबुक खुलवाई, लेकिन मौका पाकर फर्जी कंपनी के कर्मचारी भाग गए और साथ ही महिलाओं का कहना है कि किस्त भरते भरते 2 महिलाओं की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है। और ये जगदम्बा जी और भारती जी, ये 2 व्यक्ति आए मेरे घर एक दिन। उन्होंने बताया कि लोकेट भारती की कंपनी है, इससे आप लोग जुड़िए, महिलाएं बेरोजगार हैं, 2 लोग बेरोजगार हैं, सब जुड़े, भविष्य में इसमें नौकरी मिलेगी। फिर इन्होंने एक मीटिंग करवाई टूटी चौराहा में निजामी टेंट हाउस में। तो मैंने रिपोर्ट में उन 4 व्यक्तियों के नाम लिखे जिनको ये लेके आए थे। सबने मीटिंग की है, सबने सोचा कि बहुत अच्छी कंपनी है, सबने मिल के पैसा। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के टोहाना में बिजली विभाग को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी ने यह बताया कि बिजली विभाग को गहरा घाटा हुआ है और उसको अब सहन करना पड़ रहा है। उसके अनुसार रिकवरी में 60% का घाटा निकल करके सामने आया है। इसमें से भी बिजली लॉस की अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 17 से 18% और ग्रामीण क्षेत्र में ये 60% है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उपभोक्ता अपना बिजली का बिल नहीं भरता है तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा और अधिकारियों ने सभी उपभोक्ताओं से ये अपील की है कि अपना बिजली का बिल समय पर भरें। हमने अपने सब डिवीजन वाइज सारे एसडीओज को लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। 5000 से ऊपर तक जो भी डिफ़ॉल्टर है
जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, तो हम उसको अब हमारा मूवमेंट काफ़ी तेज़ कर दिया है हमने, और हम कमिंग 1 मंथ में जो भी हमें डिफ़ॉल्टिंग रिकवरी है उसको हम सेटराइट कर लेंगे। हमारा जो, अगर हम रेवेन्यू का गैप निकालें, करीब करीब अप्रैल से लेके अब तक करीब। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में परमाणु हथियारों के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह कहा है कि भारत परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण को लेकर के अपनी सहमति जताता है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की ओर से जापान पर परमाणु बम गिराने और उसके बाद उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण की मांग ने तेजी पकड़ी थी और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हथियारों के निरस्त्रीकरण के लिए पहल की जाती रही है। वहीं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह कहा है कि भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अग्रणी, सार्वभौमिक और भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी दीर्घकालिक और अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है। परमाणु हथियारों को लेकर के जिस तरीके से यूएन में आवाज़ उठाई जाती रही है और लगातार जिस तरीके से यूएनजीए में भारत ने भी इस पूरे मामले पर सहमति जताई है, भारत की तरफ से भारत के जो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है, उन्होंने कहा है कि भारत परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण को लेकर के अपनी सहमति जताता है। यूपी के सोनभद्र के ओबरा में बन रहे 1320 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा और जहां पर अवैध रूप से बनाए गए घरों और दुकानों पर जेसीबी चलाई गई और उन्हें ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर के व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय यादव ने यह कहा है कि शासन और प्रशासन ने दुकानदार, आम जनता के साथ धोखा किया। त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब विशेष ट्रेनें चलाएगा। इसके लिए रेलवे ने सभी रेल मंडलों से सुझाव भी मांगे हैं। बता दें कि इन ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो सकता है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां से नई दिल्ली, चंडीगढ़ शताब्दी की तर्ज पर और चंडीगढ़ से लखनऊ, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़, चंडीगढ़ से वाया सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए बिहार और वैष्णो देवी के लिए ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि रेलवे दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार पहले की तुलना में सामान्य ट्रेनों की संख्या भी कम है। मानव सेवा समिति द्वारा शुरू की गई आईआईटी की निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ करने के लिए नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे और बता दें कि नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इसी दौरान नरेंद्र गुप्ता ने बच्चों को मिठाई बांटी और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ऐसे दिन आज मानव सेवा समिति के सभी अधिकारी, अरुण बजाज जी, कैलाश शर्मा जी, अमर बंसल जी, हमारे गौरव जी और सारे इनके कार्यकर्ता साथियों ने एक ऐसा नेक काम मेरी विधानसभा में शुरू किया है, तो मैं इनका ये एहसान हमेशा नहीं भूल पाऊँगा कि मेरे क्षेत्र के गरीब लोगों को आईआईटी कोचिंग की क्लासेज इन्होंने शुरू की हैं। इन्होंने जैसा कि मुझे जानकारी दी है 15 बच्चे कोविड की वजह से रखे हैं इन लोगों ने और 2 बैच 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के ये बच्चों को कोचिंग देंगे। और मुझे आज जानकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे पता था कि मेडिकल में इन्होंने डिस्पेंसरी चलाई हुई है और गरीब बच्चों को अनेक तरह से गरीब परिवारों को सहायता करते हैं। और शिक्षा का दान कि जो आईआईटी बच्चे नहीं जा पाते बगैर कोचिंग की वजह से, जैसे आपने खुद कहा लाखों रुपए लगते हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में घर से लापता 2 से
दो नाबालिग सगी बहनों में एक लड़की का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में क्षत विक्षत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं लापता दूसरी लड़की को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बड़ी बहन और उसके प्रेमी के बीच अक्सर छोटी बहन आ जाया करती थी और वो दोनों के बीच बाधा उत्पन्न करने का काम करती थी, इसलिए बड़ी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने बड़ी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, कल 2-2:30 बजे के आसपास एक भरुहिया गांव पड़ता है, थाना पंडरी, जनपद मिर्ज़ापुर में। दो सगी बहनें अपने घर से साइकिल से सब्जी वगैरह लेने के लिए निकली थीं। काफ़ी देर शाम तक जब नहीं आई वो, तो पुलिस को करीब 9-9:30 बजे थाना पंडरी को सूचना मिलती है। उसमें सभी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर वगैरह से लेकर सीओ सदर और इंस्पेक्टर पंडरी सभी सक्रिय होते हैं और उनकी टीम सक्रिय होती है। रातों रात इसमें विभिन्न स्थानों पर जहाँ मिलने के स्थान थे, जहाँ रिश्तेदारियाँ थीं और जो हम लोगों को पता किया था पूछताछ के आधार पर, प्राथमिक आधार पर जो चीज़ें सामने आई थी उसके आधार पर पता किया था। तो जिन रिश्तेदारों में पता कर रहे थे उन स्थानों पर, कुछ स्थानों को लेकर, उनके चाचा वगैरह को लेकर के मिलने के स्थानों पर दबिश दे रहे थे। तो उसी दौरान सूचना मिलती है कि ट्रैक के किनारे मोटरसाइकिल से ये दो लोग आ रहे हैं, जिसको फिर पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद ये घटना सामने आती है कि वो लड़की जो छोटी वाली थी, जो 10-11 साल की थी, वो इनके प्रेम में। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक पोश सोसाइटी में रहने वाली एक किशोरी के साथ गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है। वारदात 20 दिन पहले की बताई जा रही है। आरोप है कि उसी सोसाइटी के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले 3 लोगों ने इस घृणित वारदात को अंजाम दिया था और उसी समय पीड़ित किशोरी की मां ने पुलिस में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कर इसे निपटाने का प्रयास किया गया। वहीं जब आरोपी पीड़ित किशोरी की मां को धमकाने लगे तो पीड़िता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर के न्याय की गुहार लगाई है और इसके बाद सिहानी गेट थाना पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक थाना सिहानी गेट के अंतर्गत एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति ने 2-3 लोग के ऊपर आरोप लगाए थे। रेप की घटना को बता करके उसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत करके जो इसमें तमाम अपराधी, उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी बचे शेष अपराधी उनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली थी। बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज होने में 20 दिन का वक्त लगा था। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया और इस विषय पे अगर ऐसा होता है तो इस पर जरूर जाँच करी जाएगी और जो भी दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे उनके। चलिए, फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।